हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप राजांगड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि सी के अंदर सारा प्रोग्राम फंक्शन से बनता है। ओके, और हम लोग बने बनाए फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं पीडीफाई फंक्शन, उसको भी यूज करते हैं। कभी हम लोग खुद के फंक्शन भी बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग खुद के फंक्शन बनाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर हमारे जो फंक्शन है उसको हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर हम लोग देखेंगे अच्छे से कि हमारे पास जो फंक्शंस अवेलेबल है उसको हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं और उनको कैसे कैसे, अगर अलग अलग जगह पर रखेंगे तो उसको कैसे किस तरह से प्रोग्राम के अंदर उसको यूज किया जाए। सबका मेथड अलग अलग है। ठीक है, तो इसी को हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि पोजिशनिंग क्या होने वाली है हमारे फंक्शन की हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है जो कि रन होता है उसके अंदर मेन जरूर होगा। ठीक है, अगर हम लोग नंबर ऑफ फाइल्स बनाना चाहें तो आप जितनी चाहे उतनी फाइल्स बना लीजिएगा। हर फाइल में कुछ बहुत सारे फंक्शन भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन प्रोग्राम की जो रनिंग है उसी फाइल से होगी जिस फाइल में मेन होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं जनरली, हम एक हमेशा एक फाइल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक फाइल बनाई, मैंने इस फाइल को मैंने नाम दिया, सपोज कीजिए नाम दिया इसको एक्स। क्या नाम दिया? एक्स। और इसके पीछे लगाते हैं डॉट सी। तो ये सी की फाइल बन गई और इस पूरी फाइल के अंदर हमें सी का पूरा प्रोग्राम बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मेरे पास में जो प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मेन जरूर लिखूंगा क्योंकि जहां से भी मेन लिखेंगे प्रोग्राम की रनिंग वहीं से शुरू होगी। ठीक है, तो मेन तो आने ही आना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन, वॉइड मेन। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, ये हमारा मिनिमम प्रोग्राम है जो कि रन हो जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ खुद का। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जैसे कि मैंने मेन के अंदर लिखा हेलो, तो अभी बस अगर इतना सा बना देता हूं, मैं उसको रन करता हूं तो एरर आएगी क्योंकि यहां पर ये कहा जाएगा कि मेन जिस फंक्शन को कॉल कर रहा है, हेलो फंक्शन को कॉल कर रहा है, हेलो फंक्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें हेलो फंक्शन बनाना होगा। अब ये जो हेलो फंक्शन है उसको हम लोग कहाँ कहाँ बना सकते हैं? ठीक है, तो हम जो पहली जो पोजीशन होती है वो बना सकते हैं बिलो 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 मेन फंक्शन। बिलो मेन फंक्शन, इसका मतलब मैं अगर हेलो फंक्शन को बनाना चाहता हूं तो मैं उसकी पोजीशन कहाँ रखूंगा? इसको मैं मेन के नीचे रख सकता हूँ। ठीक है, तो मेन के नीचे मैं रखता हूँ और उसको मैं वॉइड हेलो को बनाते हैं, तो वॉइड हेलो। ठीक है, ये बन गया हमारा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, शुरुआत मेन से होगी, हम लोग हेलो पे जाएंगे, हेलो से हमें हेलो की डेफिनेशन पे लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको रनिंग करके दिखा देता हूँ। प्रोग्राम शुरुआत हेलो से मेन से होगी, हेलो पे जाएगा, हेलो फिर रन होगा, हेलो खत्म हुआ और जहां से कॉलिंग हुई थी हम लोग वापस वहीं पहुंचेंगे। उसके बाद प्रोग्राम नीचे बढ़ेगा और यहाँ जाकर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा। तो आपने देखा है कि अगर कोई मुझे फंक्शन बनाना है तो उसकी पोजीशनिंग कहाँ हो सकती है? मेन के नीचे हो सकती है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये नए वाले सी में रूल है जो हम लोग इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। अगर आप पुरानी वाले या टर्बो पे इसको चलाएंगे तो एरर आएगी। तो मैं अब इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग बार बार कि आपको जो प्रोग्राम हम लोग सिखा रहे हैं वो बिल्कुल नई वाली सी सिखा रहे हैं दोस्तों, जो इंडस्ट्री में हमें काम में लेनी है या जिसके ऊपर हमें इंटरव्यू देना है या जिसके ऊपर हमें बड़े बड़े कंपटीशन फाइट करने हैं, जो गूगल के, कोर्सेफ के, हैकरंग के हो सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एफ, तो मैं एक बार इसको बता भी देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया, सपोज करो हाय। ठीक है, चलिए शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से होगी। फिर हम लोग जाएंगे हेलो की कॉलिंग पर, यहाँ से हमारा कंट्रोल चला जाएगा हेलो फंक्शन की डेफिनेशन पर। ये हेलो फंक्शन के अंदर फिर प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं तो प्रिंटफ फंक्शन होना चाहिए ना। अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये पी डिफाइन फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए आप लोग जानते हैं क्या लिखते हैं हम लोग? हैश इंक्लूड stdio.h। क्या लिखते हैं फ्रेंड? हैश इंक्लूड stdio.h। तो अब हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ ही अच्छे से वर्क करेगा और हाई को प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हाई। फिर ये यहाँ से हमारे पास में हेलो खत्म हो जाएगा, वापस हम लोग उसी पोजीशन पे चले जाएंगे जहां से हमें कॉल किया गया था। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा मेन खत्म हो जाएगा। जैसे ही मेन खत्म होता है प्रोग्राम फिनिश, प्रोग्राम प्रॉपर्ली फिनिश। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इंट मेन यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि अच्छी प्रोग्रामिंग वही होती है जहां हम लोग इंट मेन यूज करते हैं, तो आप इसको इंट मेन के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इंट मेन लिखना चाहते हैं, ठीक है, इंट मेन, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न जीरो। जीरो क्यों? ताकि मेन जब अपना काम कर लेगा तो जीरो रिटर्न दे देगा ओएस को, और ओएस समझ जाएगा कि इसको जीरो मिला है। जीरो का मतलब है कि मेन प्रॉपर्ली फिनिश हुआ है, एकदम कोई गड़बड़ी नहीं है।
हाँ, अगर मैं यहाँ 0 के अलावा कुछ भी और रिटर्न करूँ, चाहे 1 करूँ, चाहे 10 करूँ, ओस उसको 1 मानेगा और 1 का मतलब ओस समझ जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फिनिश तो हुआ है, लेकिन अब नॉर्मली कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तब फिनिश हुआ है। ठीक है? तो ये है। तो ये हमारे प्रोग्राम का पहला कॉन्सेप्ट है कि हम अपने जो फंक्शन है, जैसे कि हेलो जो मेरा फंक्शन है उसको मैं कहाँ रख सकता हूँ? मेन के नीचे रखा जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। नाउ अब मैं आपकी बात करता हूँ कि दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है। ठीक है, हम दूसरी पोजीशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास दूसरी पोजीशन हेलो की हो सकती है मेन के ऊपर, जैसे कि सॉरी, मैंने लिखा वॉइड मेन, ठीक है फ्रेंड्स, और यहां मैंने लिख दिया हेलो। अब मुझे हेलो को बनाना होगा। ठीक है, तो हेलो को बनाने के लिए या फिर मैं इसको इंट में ले लूँ ना, क्योंकि हम लोग नए वाला यूज कर रहे हैं, तो हम उसको इंट में ले लेते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मेन हेलो का आवाज दे रहा है तो हेलो को बनाना पड़ेगा, तो हेलो को मैं ऊपर भी बना सकता हूँ, और हेलो वॉइड हो या इंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, लेकिन मेन हमेशा इंट रहेगा, ये फिक्स है। तो आप कोई भी फंक्शन मेन के ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो गया फ्रेंड, हम लोग कह सकते हैं अबाउ 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 मेन फंक्शन, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन को मैं कहाँ कहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए और देखते हैं और हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूँ, ये बड़ी खास बात है, ये बड़ी मजेदार बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। ये पुराने रूल में नहीं था, अगर आप टर्बो यूज करें तो उसमें ये वैलिड नहीं था कॉन्सेप्ट, लेकिन हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, जितने भी कंपाइलर और लेटेस्ट सी के जितने भी रूल अवेलेबल है, उसमें सब में ये रूल लागू होता है। मतलब कोई भी फंक्शन जो है वो इनसाइड मेन भी आ सकता है। मतलब मेन की बात नहीं है, आप कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, चाहे वो मेन हो तो भी आप हेलो को मेन के अंदर लिख सकते हो, अगर आपके पास हाई है तो हाई के अंदर भी आप हेलो लिख सकते हो, मेन है तो मेन के अंदर भी लिख सकते हो। रूल सारे फंक्शन के लिए सेम है। तो मैं जो लिखवा रहा हूँ, तो मैं तो ये ध्यान में रखकर लिखवा रहा हूँ आपको कि हमारा जो मेन प्रोग्राम का जो मेन पॉइंट है वो मेन है। अब मेन के साथ मेन के ऊपर भी आ सकता है, मेन के नीचे भी आ सकता है, मेन के अंदर भी आ सकता है। उसी तरह से मेरे पास हाई है, तो हेलो की पोजिशनिंग हाई के ऊपर भी हो सकती है, हाई के नीचे भी हो सकती है, हाई के अंदर भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैंने एक रेफरेंस मान के चला है कि भाई आप मेन को रेफरेंस मान लो, फिर इसके हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ इंट मेन, ठीक है, और हमने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न 0। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया, एकदम एप्रोप्रिएट वे से बन गया। अब मैं ये जो हेलो फंक्शन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉल किया हेलो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेलो कॉल किया, तो हेलो बनाना पड़ेगा, तो मैं हेलो को यहाँ बना सकता हूँ, वॉइड हेलो। बात ये है कि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग होती है। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इस पर। आप ऐसा करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा प्रिंट एफ, क्या लिखा प्रिंट एफ, यहाँ मैंने लिख दिया हेलो। ओके फ्रेंड, ओके, और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज कीजिएगा मेन। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसको जोड़ भी लेते हैं, तो हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है फ्रेंड, हमने इसको जोड़ भी लिया है। नाउ अब करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो प्रोग्राम की शुरुआत होगी मेन से। ठीक है, यहाँ से हम लोग जाएंगे, हमारा कंट्रोल जो होगा, जो कि लाइंस को चलाता है, वो पहले यहाँ रहेगा, फिर इस लाइन को चलाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये तभी चलेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो ये एज इट इज उसको कंपाइल कर लेंगे और हम लोग सीधा आ जाएंगे इस वाले पॉइंट पर। तो ये रन कब होगा? जब उसको कॉल किया जाएगा। कोई भी फंक्शन तब तक रन नहीं होता सी में जब तक कि उसको कॉल नहीं किया जाता। इवन मेन भी रन नहीं होता अगर उसको मेन को कॉल नहीं किया जाए। और मेन को कौन कॉल करता है? ओएस कॉल करता है, और ओएस मेन को कॉल करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी फंक्शन है, अगर आप उनको चलाना चाहते हो, आपने उनको कहीं भी बनाइए, ऊपर बनाइए, नीचे बनाइए, अंदर बनाइए, उनको कॉल किए बिना किसी भी फंक्शन को रन नहीं किया जा सकता फ्रेंड। तो ये रन नहीं होगा जब तक कि मैं हेलो को कॉल नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पहुंच गए। हम लोग मेन पर पहुंच गए, इस लाइन पर पहुंच गए। तो ये लाइन प्रिंट वाली है, तो यहां से आपका पहला आउटपुट जनरेट होगा जो कि क्या प्रिंट कर देगा? मेन वर्ड को प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ फिर हम लोग यहाँ आ गए हेलो पर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि
साफ दिखाई दे। अब हम लोग आ गए इस वाली लाइन पर, ठीक है। अब यहां से हम लोग कॉल करेंगे, यहां से हम लोग कॉल करने वाले हैं, तो हम लोग यहां से उठकर जाएंगे हेलो पर, गए, फिर हेलो रन होगा हमारा, हेलो रन हुआ तो ये लाइन रन होगी। अब हमारे पास आउटपुट बाद में क्या आ जाएगा, हेलो। हालांकि आउटपुट एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, क्योंकि जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे हेलो फिनिश हो गया। जैसे हेलो फिनिश होगा तो हमारा कंट्रोल वापस वहीं चला जाएगा जहां से हमने इसको आवाज लगाई थी, वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा वो, ठीक है। ये लाइन में कुछ और करना तो है नहीं हमें, हम लोग नीचे बढ़ेंगे, रिटर्न, हमारे पास में यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है 0 वो हम लोग ओस को दे देंगे और हमारा प्रोग्राम इस वाले पॉइंट पर आकर फिनिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, हमारा आउटपुट आने वाला है, पहले लिखा आएगा मेन, फिर लिखा आएगा हेलो। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक दूसरे के नीचे लिख दिए, अदरवाइज आउटपुट नीचे अगर लाना है तो हमें कुछ और एडिशनल लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी जो आउटपुट आएगा वो आएगा, पहले लिखाएगा मेन और जस्ट उसके सामने क्या आ जाएगा, लिखवा जाएगा हेलो, ठीक है फ्रेंड। बट इसमें आप जगह नहीं थी तो मैंने लिख दिया सर, ठीक है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें और क्या कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। और मैं अगर कुछ क्रिएट करूँ कंफ्यूजन तो ठीक है, चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं कंफ्यूजन को। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फिर फ्रेंड मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ मेन, ठीक है, ये लिख दिया। फिर मैंने किसको कॉल किया, हेलो को कॉल किया। अब वो हेलो चाहिए होगा, हेलो को मैं मेन के ऊपर बना सकता हूँ, नीचे बना सकता हूँ और अंदर भी बनाया जा सकता है, तो मैं अंदर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है ये तो। फिर यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट एफ और यहाँ हमने क्या लिख दिया, हेलो, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है, और अगर सब कुछ सही है तो कैसे चलेगा। शुरुआत करते हैं मेन से, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम लोग आएंगे इस वाली लाइन पर, ये एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसके बिहाफ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हमें इसके बिहाफ पर हमें क्या मिलेगा, प्रिंट मेन। तो हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें मेन लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम जाएंगे हेलो की कॉलिंग पर, ठीक है, यहाँ से कॉलिंग हुई, यहाँ से हम लोग जंप करते आएंगे हेलो की डेफिनेशन पर, यहाँ आगे। फिर हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट पर हम लोग पहुंचे, यहाँ से हमने क्या प्रिंट करने के लिए बोला है, हेलो प्रिंट करने के लिए बोला, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने अपना खत्म कर लिया, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे वहीं पर जहां हमें जाना था। अब इसके नीचे आएंगे, अब ये तो एग्जीक्यूट हो गया हमारा, ठीक है, इसकी हम बात नहीं करेंगे और सीधा हम लोग आ जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो पोर्शन है दोस्तों ये बनाया जरूर है, ये चलता नहीं है, चलेगा वही जब इसको कॉल किया जाएगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो कॉल हो गया तब चला, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हेलो वाला काम खत्म हो गया, इसके बाद में मुझे सीधा यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ नहीं जाना अपन को दोबारा। तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया 0 और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। तो आउटपुट अभी भी क्या आ रहा है, मेन और हेलो। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ से हेलो पे गए, यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ, वापस आए और वापस हम लोग यहीं आएंगे। मैं कहता हूँ यस, वापस को यहीं आना अपन को। फिर वो कहते हैं सर इसके बाद में क्या वापस ये नीचे नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, चाहे मैं इसको ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं, ये तब तक कोड रन नहीं होगा जब तक इसको हम लोग कॉल नहीं कर लेते। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सेपरेटली बाहर निकाल के देखेंगे, आप कहते हैं सर मैं इसको कहीं और रख के समझूं, ठीक है, अब यूं समझ लीजिए कि ये कहीं और रखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हमारा हो गया सब कुछ। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये कोड दोबारा रन नहीं करना, बस ये हमारे पास गलती होती है। जनरल लोग इसका आंसर क्या देते हैं, मेन हेलो है और हेलो, जबकि ऐसा आंसर नहीं आने वाला हमारे पास में, ठीक है। दिख भले रहा है कोड है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन तभी रन होता है जब उसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग करते हैं। अब ये जो स्टाइल है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखने वाली, ये स्टाइल पुराने वाली सी में अवेलेबल नहीं थी, जिसको हम लोग कहते थे ब्लॉक फंक्शनल लैंग्वेज, लेकिन आज की सी में ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपने कहीं और वीडियो देखे हैं, कहीं आपने बुक्स में पढ़ा है, तो आप समझ सकते हो कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो आपको पुराना पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अच्छे से देखिएगा दोस्तों। मेन के अंदर हेलो लिख सकते हैं या हेलो के अंदर हाय लिख सकते हैं, इसका मतलब है किसी भी फंक्शन में फंक्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर पहले ऐसा नहीं होता था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मैं एक्चुअली आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उस पर। और हमारा जो फोकस है वो आपको है कि ऐसी सी पढ़ाई जाए ताकि आप इसको ना केवल अपने एग्जामिनेशन में काम में लीजिए, ताकि आप इसको इंटरव्यू में, कंपनी में भी काम में ले सकें।
ये सबसे डिटेल कोर्स हमारा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है फ्रेंड कि ओल्ड जो वर्जन थे सी के, ठीक है, और जो न्यू वर्जन है हमारे पास सी के, इनमें एक डिफरेंस क्या था? इसमें यह था कि अगर आपने किसी भी एक फंक्शन f1 के अंदर f2 बनाया तो वो देता था एरर। क्या देता था? एरर। तो ये कहलाते थे नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। लेकिन आजकल के जो फंक्शंस है नई वाली सी में, ये मेरा f1 फंक्शन है, इसमें आप f2 फंक्शन लिख सकते हो, ये एरर नहीं है। तो फंक्शन की जो ये कैपेबिलिटी है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आने की, इस कैपेबिलिटी के कारण हम लोग कहते हैं कि ऐसे फंक्शन जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिखा जा सकता है, ऐसे फंक्शन कहलाते हैं हाई ऑर्डर्ड फंक्शन। क्या कहलाता है फ्रेंड? हाई ऑर्डर्ड फंक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या है? वो फंक्शन जिसमें हम लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन लिख सकते हैं, और ये हाई ऑर्डर फंक्शन नहीं है, ये कहलाता है ब्लॉक्ड फंक्शनल। ब्लॉक फंक्शनल। तो जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये ब्लॉक फंक्शन क्या होते हैं और हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। तो ब्लॉक फंक्शन वो प्रॉपर्टी फंक्शन की जब हम लोग कहते हैं कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन अलाउड नहीं है, तो वो ब्लॉक फंक्शन कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन अलाउड है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं हाई ऑर्डर्ड फंक्शंस। तो अभी जितने भी हमारे पास में लेटेस्ट सी के जो वर्जन अवेलेबल है, सब में हाई ऑर्डर फंक्शंस अवेलेबल है, जबकि पुराने वाले में सिर्फ ब्लॉक अलाउड था ब्लॉक फंक्शन, वहां पर हाई ऑर्डर फंक्शन अलाउड नहीं थे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि और क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं वापस प्रोग्राम को बनाता हूं। मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा HELLO, हेलो को कॉलिंग किया। अब मैं इस बार हेलो को डिफाइन यहाँ करने वाला हूँ ना, तो मैंने लिखा void hello, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया ये, क्लियर। और आपने यहाँ पे लिखा printf हेलो फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, आपने यहाँ लिख दिया। अब इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो पिछली बार मैंने क्या किया, हेलो को कॉलिंग से पहले डिफाइन कर दिया था, इस बार मैं डिफाइन क्या कर रहा हूँ, कॉलिंग के बाद में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखने में सब कुछ ठीक लग रहा है, यहाँ पर मैं रिटर्न भी लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। देखने में सब कुछ सही है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन जैसे इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो एक एरर आ जाएगी, एक छोटी सी एरर आने वाली है हमारे पास में यहाँ पर। वो एरर ये है फ्रेंड कि वो एरर एक्चुअली में एरर वो यहाँ देगा, वो ये देता है एरर कि जब कभी भी इस प्रोग्राम को, चलिए मैं कुछ टाइम के लिए मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए अगर इसी प्रोग्राम को मैं इस तरह से बनाता हूँ, इंटीजर मेन, दोनों को कंपेयर भी कर लेते हैं हम लोग, रिटर्न 0, और यहाँ पर मैंने लिखा void hello, और यहाँ मैंने लिख दिया printf हेलो फंक्शन, ठीक है, या खाली हेलो लिख देता हूँ मैं, और यहाँ मैंने हेलो को कॉल किया, ठीक है। और उसके ऊपर लिख दिया मैंने हैश इंक्लूड, वो वहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। तो सिमिलर प्रोग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा, बस फर्क इतना है कि इस प्रोग्राम के अंदर कॉलिंग पहले आई है और बॉडी बाद में आई है ना, मतलब फंक्शन बाद में आया। इसमें क्या है, पहले आपने हेलो बना दिया, फिर आपने कॉल किया, तो सब कुछ सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क इतना सा है कि कॉलिंग की पोजीशनिंग बदल रही है। तो फ्रेंड अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे, अभी हमने जैसे बात करी थी चलाएंगे, तो इस प्रोग्राम कोई एरर नहीं, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। और जैसे हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें एक एरर आने वाली है, वो एरर यहाँ पर आएगी। अब आप कहते हो सर ये क्यों? तो आपको याद होगा अगर रूल नंबर हमारा जो 7 था, डिक्लेरेशन रूल, वो यहाँ पर वैलिड है। वो ये कहता है कि जब प्रोग्राम इसको कंपाइल किया जाता है ना, रन से पहले कंपाइल करेंगे, तो यहाँ से जब वो नीचे की तरफ आएगा तो इसके बारे में आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अबाउट हेलो वो जान लेगा कि हेलो क्या है, उसका डिक्लेरेशन कैसा है, क्या नहीं है। और जैसे आप उसको कॉल करेंगे, जैसे आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो इजीली उसको कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जब आप हेलो की कॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय उसको आइडिया नहीं होता कि हेलो किस तरह का है ना, हेलो में रिटर्न किस तरह का है, पैरामीटर किस तरह का है। इस वजह से वो कहता है कि ये इससे मैच नहीं हो पा रहा, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा हेलो है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर इसको कंफ्यूजन हो रही है कि जब इसकी कंपाइलिंग की जा रही है तो ये डाउट में है कि यहाँ पर जिसकी कॉलिंग की जा रही है उसके बारे में कुछ नहीं जानता ना, इसी वजह से यहाँ पर एक एरर आ जाती है।
और मैंने अगर आपको रूल में बताया होगा कि अगर हम लोग उसका डिक्लेरेशन दे दें, आपको क्या दे दे, डिक्लेरेशन दे दे, तो हमारे पास में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब उसका में भी यही वही रूल लागू हो रहा है डिक्लेरेशन वाला। चलिए, तो डिक्लेरेशन देते हैं हम लोग। डिक्लेरेशन कैसे देते हैं हम लोग, जो भी हमारा इसका फंक्शन का जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर मतलब इसमें जो रिटर्न टाइप है वो आप लिख दीजिएगा, इसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, इसके पैरेंथेसिस बना दीजिएगा, इसमें पैरामीटर नहीं है तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसका डिक्लेरेशन, आप इसको लिख दीजिएगा और जैसे ही आप डिक्लेरेशन लिख देंगे ये प्रोग्राम रन करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही हम इसका डिक्लेरेशन लिख देंगे तो हमारे पास में ये रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप लोग डिक्लेरेशन लिखेंगे उससे पहले नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि हमें, मैं इसका ब्रैकेट यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ओके। जैसे आप उसका डिक्लेरेशन लिखेंगे तो डिक्लेरेशन से पहले ऑटो लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको ऑटो लिख दीजिएगा। अब ये ऑटो क्या कर रहा है, ये हम लोग आने वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ऑटो एक्चुअली में करता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिएगा कि हमें अगर कॉलिंग पहले आ रही है और फंक्शन मेरा बाद में आ रहा है तो उस केस में एरर जनरेट होगी, आपको एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन लिखने का रूल वही है जो कि हमने पूरा पढ़ा था, बस यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशन ये है कि आपको यहाँ पर ऑटो कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब ये ऑटो क्या है, ठीक है, स्टैटिक क्या है, तो ये कुछ हमारे पास नए कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं सी के अंदर, तो हम लोग इनका यूज करना सीखेंगे और देखते हैं कि ऑटो एक्चुअली में क्या बताता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक आप समझ लीजिए पूरा चैप्टर आने वाला है ऑटो का, ठीक है। तो जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके पास में अब एरर नहीं आने वाली, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो शुरुआत हमेशा मेंस होगी, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो रन होने वाली लाइन नहीं है, ये सिर्फ हमारे इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए लाइन थी, ठीक है। तो ये रन नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सिर्फ कंपाइलर के नॉलेज के लिए होती है, ठीक है। तो रनिंग यहाँ से करेंगे, फिर हम लोग सीधा यहाँ हेलो की कॉलिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग मूवमेंट लेंगे हेलो की बॉडी पर, हेलो की डेफिनेशन पर, फिर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे, हमें यहाँ पर प्रिंटफ मिलेगा, तो प्रिंटफ ये वाली जो चीज़ है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आएंगे, जैसे खत्म हुआ तो हम लोग वापस मूवमेंट लेंगे कॉलिंग की तरफ और फिर हम लोग आ जाएंगे वापस नीचे, तो क्योंकि ये तो अब रन होगा नहीं दोबारा, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे वापस रिटर्न तक और उसके बाद हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो ये होगा मेरे प्रोग्राम का रनिंग का आप सब सीक्वेंस है ना, कि कैसे कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है। जबकि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरह की एरर नहीं है। यहाँ एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपने जिसको कॉल किया है उससे पहले आप क्या कर लेते हो, उस फंक्शन को डिफाइन कर देते हो, तो उस समय आपको ना तो डिक्लेरेशन देने की जरूरत है ना कोई बात। हाँ, अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया है फ्रेंड्स तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगी, आप डिक्लेरेशन दे सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है थी। डिक्लेरेशन हम लोग तभी देते हैं जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डिक्लेरेशन देना चाहें तो इट्स गुड, और वैसे ये माना जाता है कि अगर आप कोई भी फंक्शन बनाए तो उससे पहले आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास में एरर आने के चांस बिल्कुल ना रहे। तो डिक्लेरेशन करना किसी भी फंक्शन के बारे में ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और हमारे पास क्या पोजीशन हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ अब हमारे पास में 3 पोजीशन हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों, कि हमारे पास जो कोई भी फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं वो या तो मेन के ऊपर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, या कोई भी फंक्शन एक दूसरे के ऊपर भी आ सकता है, आप ये समझ सकते हो। फिर दूसरा कि कोई भी फंक्शन मेन के नीचे या किसी और फंक्शन के नीचे लिखा जा सकता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पुराने वाले वर्जन में सपोर्ट नहीं था, वो ये था कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आ सकता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस। तो हमारे पास जितने भी ये फंक्शंस हैं सब हाई ऑर्डर के होने वाले फ्रेंड्स। नाउ अब चौथी जो पोजीशन होगी, ठीक है, जो चौथी पोजीशन है वो है कि हम जिस फाइल में खड़े हैं, हम जिस फाइल में अपना वर्क कर रहे हैं, जिस फाइल में हमारा मेन है, हमारा फंक्शन उस फाइल में नहीं है, कहीं और फाइल में। तो ये भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। पहला था बिलो मेन, मेन के नीचे भी हम लोग कोई भी फंक्शन लिख सकते हैं, तो ये मैं एक रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी फंक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा अबाउ मेन, मेन के आप ऊपर भी लिख सकते हो कोई भी फंक्शन को, ठीक है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हमारे पास लिए बिल्कुल नया है हमारे पास, वो है इनसाइड मेन, ठीक है, इनसाइड मेन फंक्शन, ठीक है। इसकी बात और भी करेंगे फ्रेंड्स हम लोग कि एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन आता है तो वो क्यों लिखते हैं हम लोग, एक के अंदर एक क्यों लिखे, तो हम लोग बात करेंगे कब ये लिखना चाहिए, कब ये लिखना चाहिए और कब ये वाला तरीका यूज करना चाहिए, इसी वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। फोर्थ है ये कि अगर मेरे पास जो फाइल है, सपोज कीजिए मेरे पास एक फाइल है जिसको मैंने नाम दिया a.c, इसमें मेरे पास लिखा हुआ मेन फंक्शन, ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इंट मेन, ठीक है। नाउ अब लास्ट में क्या लिखेंगे, रिटर्न 0, इतना तो आना ही आना है फ्रेंड्स, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ हेलो को, ठीक है। अब ये हेलो फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब हेलो को मेन के ऊपर बनाया जा सकता है, मेन के नीचे बनाया जा सकता है, मेन के अंदर बनाया जा सकता है। अंदर भी दो पोजीशन हो गई कि आप इस कॉलिंग से पहले भी बना सकते हो, बाद में बना सकते हो, ठीक है। अंदर भी दो पोजीशन है हमारे पास में, लेकिन ये तो हमने सबने सीख लिया, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे जो हेलो है वो एक्चुअली में इस फाइल में नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक और फाइल ली, ठीक है। इसका नाम हमने दिया, सपोज करो इसको नाम हमने दिया बी। हम चाहते हैं कि हेलो फंक्शन इस फाइल में एग्जिस्ट करे। आप लोग यहां लिखना चाहते हो वॉइड वॉइड हेलो, आप यहां लिखना चाहते हैं, ठीक है। और आपने, चलिए मैं इसको पूरा लिख के दिखा देता हूं आपको कि आप पूरा एग्जैक्टली कैसे लिखेंगे, ताकि आप अगर प्रैक्टिस करना भी चाहें तो आप कर सकते हैं। हेलो के अंदर मैं प्रिंटफ का यूज करूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैंने लिखा वॉइड हेलो, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंटफ हेलो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर यह है कि ये वाला फंक्शन इस फाइल में लिखा हुआ है और ये वाला फंक्शन इस फाइल में लिखा हुआ है। तो जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे। तो मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि ये जो फाइल है ये हम लोग दो ढंग से बना सकते हैं। इस बी को मैं एक नॉर्मल फाइल भी बना सकता हूँ और एक हेडर फाइल भी बना सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसको हेडर फाइल कैसे बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे .h। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी फाइल बनाता हूँ और उसके पीछे .h लिखता हूँ तो वो बन जाती है हेडर फाइल। क्या बन जाती है दोस्तों? हेडर फाइल बन जाती है मेरी। तो अब इस हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन रखा हुआ है। अब आप इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल कब करते हैं? जब हमारा फंक्शन उसी फाइल के अंदर हो, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा या अंदर होगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस बार जो हमारा फंक्शन जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, जिसको हम लोग बुला रहे हैं दोस्तों, अगर वो नई फाइल में कुछ अलग फाइल में रखा हुआ है, उसका एक्सटेंशन .h है, ध्यान सुनिएगा। अगर इसका एक्सटेंशन कुछ और हुआ तो उसको ऐड करने का तरीका कुछ अलग रहेगा, ठीक है। और अगर इसका एक्सटेंशन कुछ h है तो उसको ऐड करने का तरीका यहाँ पर कुछ अलग रहेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि पहला तरीका है कि जो आपने फाइल बनाई है उसका आपने एक्सटेंशन .h रखा है। तो जैसे आप .h रखेंगे तो हमारा कंपाइलर जो हमारे पास आईडी है, जो हम लोग कोड यूज कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक फोल्डर बना देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर हेडर नाम से, और उसमें इस फाइल को प्लेस कर देगा। यही तो एडवांटेज हमने बात की। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कंपाइलर वर्सेस आईडीई। तो आईडी हमारे लिए खुद ब खुद काफी कोड लिख देता है, काफी फोल्डर भी बना देता है, सब कुछ काम कर लेता है हमारे लिए। तो इसी वजह से हम लोग कोड ब्लॉक को यूज कर रहे हैं। टर्बो इसी वजह से हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि वहां सब कुछ काम हमें मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने एक हेडर फाइल बनाई, बहुत आसान है। तो इस वीडियो के अंदर एंड में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल कर करके इसकी हेडर फाइल किस तरह से बनाई जाती है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फाइल बनाएंगे, इसको .h से सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल बन जाएगी, ठीक है। वहां जाकर आपको इस फंक्शन को लिखना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल में जो लिखा हुआ फंक्शन है हेलो, उसको मैं अपनी फाइल जो हमने a.c लिखा था उसमें यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये हेडर फाइल बन गई है, और ये हेडर फाइल किसने बनाई? हमने बनाई है। तो ये हेडर फाइल बनाने का एक वे है, तरीका है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे हमारे प्रोग्राम में। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कैसे करते हैं ये आपको पहले से पता है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। पहले मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा हेलो की कॉलिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दिया वॉइड वॉइड मेन, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारे पास में फंक्शन है। अब मैं मान के चलता हूँ कि हेलो जो है वो एक हेडर फाइल में आ गया। इसका मतलब हेडर भी क्या हो गया? एक प्री डिफाइंड फंक्शन हो गया। और आप लोग जानते हैं कि प्री डिफाइंड जो फंक्शन है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है, उनको कैसे हम लोग यूज करते हैं? क्या आप उसकी फाइल को ऐड करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम के साथ में। तो कैसे कनेक्ट करते हैं आपको बताइए। जैसे हम प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको ये फंक्शन इस फाइल में लिखा गया है, इस फाइल को आपने हैश सिंबल के साथ ऐड कर दिया। उसी तरीके से हेलो भी अब एक तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन बन गया है। और ये किस फाइल में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है b.h में लिखा हुआ है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे? सेम तरीका है, ठीक है। हैश इंक्लूड ऐसे लिखेंगे। तो जैसे ऐसे लिखेंगे फिर एक इश्यू आ जाएगा तो यहाँ पर इश्यू क्या है? तो इश्यू जो है वो ये है कि हम लोग एंगुलर ब्रैकेट यूज नहीं करते। क्या होता है दोस्तों? एंगुलर ब्रैकेट उन फाइलों के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं जो कि ऑलरेडी हमें दी गई है। जैसे स्टूडियो हमें दे रखा है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमें देख रखी है, मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी हमें दे रखी है। तो ये जो फाइलें हमें, जो हेडर फाइलें हमें ऑलरेडी गिवन है, उनके लोकेशन अलग होती है। उनकी लोकेशन जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक फोल्डर बनेगा इंक्लूड नाम का।
वहां जाकर ये हेडर फाइलें रहती है, ठीक है। तो उनको अगर ऐड करना है तो हम लोग एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं। लेकिन इस बार जो हेडर फाइल है वो हेडर फाइल हमारी है, और हमारी जो हेडर फाइल है वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं जा रही है। तो हमारी हेडर फाइल कहाँ जा रही है? हमारी हेडर फाइल, हमारी ये जो फाइल है a.c, उसी के जस्ट पास में जा रही है। कहने का मतलब है कि आपने जो हेडर फाइल बनाई है ये इंक्लूड फोल्डर में नहीं डाली आपने। अगर आप इसको डाल सकते हो मैनुअली, ठीक है, आप इस तरह से चलाओगे तो चल जाएगा। लेकिन आपने जो हेडर फाइल बनाकर इसको जब सेव किया है तो उसकी लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर उसकी लोकेशन इंक्लूड फोल्डर है जो हमारे सिस्टम के अंदर दे रखा होगा ऑलरेडी, तो अगर वहाँ है तब तक ये कोड रन हो जाएगा। अगर वो इंक्लूड फोल्डर में आपकी फाइल नहीं है, आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही है, आपकी हेडर फाइल आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही है, ठीक है, उस इंक्लूड फोल्डर में नहीं है, तो उसको ऐड हम लोग एंगुलर ब्रैकेट से नहीं कर सकते। तो उसको ऐड कैसे करते हैं? तो अगर हेडर फाइल, ठीक है, अगर हेडर फाइल इंक्लूड फोल्डर के अलावा कहीं और रखी हुई है, जैसे कि हमारे इस केस में होने वाला है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? डबल कोट्स लगाकर ऐड करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे दोस्तों कि डबल कोट्स वाला नोटेशन हम लोग तब काम में लेते हैं जब यूजर डिफाइन हेडर फाइल हो, और इसमें यह भी एज्यूम किया जा रहा है कि यूजर उस हेडर फाइल को कहीं भी रख रहा है, ठीक है। अब ये चाहे इंक्लूड फोल्डर में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इंक्लूड फोल्डर में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप यूजर डिफाइन हेडर फाइल बना रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बना के देखा, उसमें ये जो फाइल लिखी हुई है ये यूजर डिफाइन हेडर फाइल है, और इसके लिए आप हमेशा डबल कोट्स का यूज करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, जो आपके पास में ऑलरेडी दे रखी है प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स लाइक stdio.h है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h प्लस मैथमेटिक्स.h, तो ये सब हेडर फाइलें जो ऑलरेडी मिली हुई है, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं रखी हुई है, वहाँ उन्होंने एक अलग फोल्डर बनाया, इंक्लूड फोल्डर, वहाँ रखी हुई है। तो वहाँ से अगर हमें ऐड करना है तो हम लोग एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमारी जो हेडर फाइल है जो कि इंक्लूड फोल्डर में नहीं है, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे तो चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा। और आप कहते हो सर मान लीजिए हमने चलाकर भी हमारी फाइल को b.h को इंक्लूड फोल्डर में डाल दिया मैनुअली, और ऐसा डबल कोट्स लिखा, ये तभी चलेगा? मतलब डबल कोट्स ज्यादा स्ट्रांग है, ये इंक्लूड फोल्डर को भी सर्च कर लेगा और दूसरे को भी सर्च कर लेगा, ठीक है। चलिए अब इनको बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट और डबल कोट्स को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ आपका प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपरली रन हो जाएगा। तो जो चौथा तरीका है वो है हेडर फाइल वाला, हेडर फाइल, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस वीडियो में हमने क्या देख रहे हैं, हम इस वीडियो में हम ये भी देख रहे हैं कि हम लोग खुद की हेडर फाइल कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट है या जो डबल कोट्स वाला ब्रैकेट है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। नाउ हैश इंक्लूड, आप हैश इंक्लूड के साथ में जब कोई फाइल इंक्लूड करते हो, ठीक है, स्पेशली हेडर फाइल इंक्लूड करते हो, तब आप हैश इंक्लूड लिखते हैं। ये आप दो ढंग से लिख सकते हो, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के साथ, यहाँ आपको फाइल का नाम लिखना जो आपको हेडर फाइल का नाम लिखना जो आपको चाहिए, और आप ऐसे भी लिख सकते हो हैश इंक्लूड, सॉरी ऐसे डबल कोट्स के साथ में, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना, फाइल का नाम। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ये तरीका और ये तरीका। ये जो तरीका है ये केवल उन हेडर फाइल के लिए है जो कि ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए प्री डिफाइंड हेडर फाइल। तो ये हम लोग कब यूज करते हैं? प्री डिफाइंड हेडर फाइल, वहां पर हम लोग ये तरीका यूज करते हैं। और ये तरीका कब काम लेते हैं हम लोग? ये तरीका काम लेते हैं जब हेडर फाइल किसने बनाई हो? हमने बनाई हो। इसका मतलब यूजर डिफाइंड हेडर फाइल के लिए ये तरीका काम में लिया जाता है, ठीक है, ओके। यूजर डिफाइन अगर आपकी हेडर फाइल है तो आप इसकी ये तरीका काम में लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट वाला तरीका ना, ये केवल आपकी हेडर फाइल को एक ही फोल्डर में सर्च करता है, और वो फोल्डर है इंक्लूड फोल्डर। तो मैं लिख देता हूं, दिस विल सर्च हेडर फाइल, ठीक है, ओनली इन इंक्लूड फोल्डर। तो ये जो इंक्लूड फोल्डर है दोस्तों, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी सेटअप में अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डबल कोट्स है ये बहुत ही मजेदार है, ठीक है। ये करते क्या है? इट विल सर्च, ये सर्च करता है हेडर फाइल्स को, जैसे ये भी सर्च कर रहा है वैसे भी ये सर्च करता है। बस फर्क इसका ये क्या है, ये सर्च ये सिर्फ इंक्लूड फोल्डर में सर्च करता है, ये ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट में करता है। तो सर्च हेडर फाइल इन इंक्लूड फोल्डर,
ठीक है, और प्रोजेक्ट फोल्डर जो हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट फोल्डर को भी सर्च करते हैं और हमारी हेडर फाइल मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप लोग अपनी हेडर फाइल को डबल कोट्स के साथ में लगा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये गुड प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग मानी जाती है। और जबकि एंगुलर ब्रैकेट के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जनरली हम लोग प्री डिफाइंड हेडर फाइल के साथ में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास हेडर फाइल क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफ पोजिशनिंग ऑफ माई फंक्शंस। हमारे जो फंक्शंस हैं उसको हम लोग हेडर फाइल में भी पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लास्ट और क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा लास्ट मेथड क्या है। ओके, चलिए 5th नंबर पे देखते हैं हम लोग। तो 5th में क्या है दोस्तों, हमारे पास में जो हमारा प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, जो हमारी मेन फाइल है, हमारा फंक्शन उसमें नहीं है, किसी और फाइल में, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5th तरीका क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपने पहली बार देख रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन कॉन्सेप्ट को तो दोबारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कैंपस और जो बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं इनमें इन टॉपिक को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। नाउ तो वापस वो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ हमने लिखा a.c, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। जैसे कि कैसे लिखा होगा, तो लिखा होगा इंट मेन, ओके, और मैंने यहाँ लिख दिया रिटर्न 0, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम किसको कॉल कर रहे हैं, हेलो। तो वापस देखिएगा, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। अब हेलो यहाँ एरर देगा कि आप जिसको कॉल कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं है। तो हेलो हो सकता है हमारे मेन के नीचे, ये था पहला तरीका। मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ मेन के नीचे। दूसरा तरीका ये था कि हेलो को मेन के ऊपर यहाँ पे बनाया जा सकता है, इस पोजीशन पर भी। तीसरा था कि इसको मेन के अंदर भी बनाया जा सकता है, तो आप इसको अंदर भी बना सकते हो। अंदर बनाने के भी दो ऑप्शन थे दोस्तों। अंदर यहाँ बनाते हैं तो कोई इश्यू नहीं आता, यहाँ बनाते हैं तो हमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि हमारा जो ये हेलो फंक्शन है ये किसी और फाइल में हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने नाम दिया था इसको बी, ठीक है। तो हमने वो भी देख लिया कि बी जो फाइल है ये दो तरह से हो सकती है, नॉर्मल सी फाइल और दूसरा .h हेडर फाइल। तो मैंने आपको चौथे वाले में बताया था कि .h लगाएंगे तो ये हेडर फाइल बन जाएगी, और इस फाइल में जो लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, हेलो फंक्शन, उसको कैसे ऐड करना है, ठीक है। आज हम लोग बात कर लेते हैं कि हम हमारा जो फंक्शन है हेलो वो बिल्कुल एक नई फाइल में पड़ा हुआ है, एक बिल्कुल अलग फाइल में रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ये जो फाइल है हमारी, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिख के देख लेता हूँ, printf हेलो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं हैश इंक्लूड भी कर लूँ ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर printf को यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप लोग हैश इंक्लूड stdio.h लगा लें, क्योंकि इसमें ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये फाइल ओपन करेंगे और जिसमें ये फंक्शन लिख देंगे, उसको सेव करेंगे, तो .h से सेव करते हैं, तो उसको ऐड करने के लिए हमें हैश इंक्लूड लिखना पड़ता है। लेकिन मैं अब क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको .c से सेव करने वाला हूं। जैसे बिल्कुल यहाँ मैंने .c से सेव किया था, डिट्टो सेम यहाँ पे मैं .c से सेव करने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारा एक ही प्रोजेक्ट बन जाएगा कोड ब्लॉक के अंदर, और वहां पर दो फाइलें बन जाएगी। और एक फाइल में तो हमारा मेन प्रोग्राम होगा, ठीक है, और दूसरी फाइल के अंदर हमारा एक फंक्शन रखा हुआ जिसका नाम है हेलो। अब इसको कैसे जोड़ें, तो दोस्तों आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करना है यहाँ जोड़ने के लिए। मजे की बात तो यही है ना यहाँ पर, कि हमारा जो आईडी है, कोड ब्लॉक है, वो खुद ब खुद इस चीज को अरेंज कर लेगा। तो अगर आपका हेलो फंक्शन, जिसको आप लोग एक फाइल से दूसरी फाइल में जाकर कॉल कर रहे हैं ना, कहीं और फाइल से मंगवा रहे हैं, तो अगर वो फाइल नॉर्मल सी फाइल है, तो आपको एडिशनली कोई भी तरह का कोड नहीं लिखना होता है। बहुत अच्छी चीज है ये दोस्तों, हमें यहाँ पर हेडक खत्म हो जाती है हमारे पास में। तो जनरली जब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें नंबर ऑफ फंक्शंस बनाते हैं और अलग फाइलों में अलग फंक्शन रख देते हैं, और बिना किसी हेडक के हम उनको यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है, एक ही फाइल में सारे फंक्शन लिखने पड़ते हैं हमें, और हमारी फाइल बहुत बल्कि हो जाती है, पढ़ने में, रीड आउट करने में, एरर ढूंढने में बड़ा इश्यूज आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये आर्किटेक्चर भी यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, उसमें कुछ नहीं करना, ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, चल जाएगा, कहीं एरर नहीं आने वाली आपकी इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये था हमारा 5th तरीका, कि हमारा जो फंक्शन है वो अनदर .c फाइल में हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ एडिशनल कोड नहीं लिखना, वो खुद ब खुद इसको मैनेज कर लेगा, खुद ब खुद कॉल कर लेगा। हाँ, अगर ये जो फाइल है ये हेडर फाइल होती, तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ता फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमने अभी बात करी थी। तो ये थे मेरे पास में टोटल 5 तरीके। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास में कौन कौन से तरीके हैं, और
कैसे कैसे हम लोग उनको यूज करते हैं, एक बार देख लेते हैं वापस। नाउ पहला तरीका है कि अगर मैं कोई भी फंक्शन, किसी अगर फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, अभी तो मैंने मेन के पर्सपेक्टिव में समझाया। अब मैं कहता हूं कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के नीचे की तरफ लिखा जा सकता है, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के ऊपर की तरफ लिखा जा सकता है, कोई भी फंक्शन के अंदर कोई नया फंक्शन आ सकता है, ठीक है। फंक्शन आपका किसी हेडर फाइल में भी हो सकता है जिसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, और आपका जो फंक्शन है किसी नॉर्मल फाइल में भी हो सकता है, नॉर्मल सी फाइल में भी हो सकता है, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये 5 वो बड़ी-बड़ी लोकेशंस हैं जहां हमारे फंक्शंस जो हम जो बनाते हैं, फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रेंड। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जब आप प्रोजेक्ट बनाएँ, चाहे आप स्कूल या कॉलेज लेवल के जब कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आई थिंक ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक और अच्छे मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू।